Good morning, everyone. Honorable guests, faculties of GOE, students, presenters, and the participants. I, Arushi, would like to welcome you back to the second day of our e-conference for the content development of social science pedagogy under the aegis of IASC, Ministry of Education, Government of India. पहली प्रस्तुति है कृष्ण कुमार पटेरिया जी की संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन मानवाधिकारों की शिक्षा और भारत, और दूसरा पेपर है ग्लोबलाइजेशन रिफ्यूजी एंड एजुकेशन सिचुएटिंग अफगान रिफ्यूजीज इन हायर एजुकेशन इन दिल्ली। अनुष्का जी हैं, नीपा के स्कॉलर हैं। हम इन दोनों से उम्मीद करते हैं कि हम इस नई परिस्थिति में दोनों पेपर हमें वह रोशनी दिखाए जिसमें हम अपनी चेतना का रूपांतरकारी परिवर्तन कर सकें। तो क्रम के अनुसार मैं पहले कृष्ण कुमार पटेरिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, फिर उसके आधार पर उनसे बातचीत करके ये पता चलेगा, या प्रश्नों के आने की प्रकृति के आधार पर पता चलेगा कि प्रश्न किस मोड़ पर लेना है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। तो अब मैं अपने पहले स्कॉलर प्रस्तोता को आमंत्रित करना चाहता हूं, कृष्ण कुमार पटेरिया साहब। सबसे पहले तो सर प्रपन्ना जी को और बाकी सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सुप्रभात। प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार ने और आपने इतनी सारी बातें कवर कर दी कि मेरे लिए पेपर प्रेजेंट करना आसान भी हो गया और थोड़ा मुश्किल। आसान इसलिए कि बहुत कुछ मैंने प्रेजेंट करने से पहले सीख लिया, और मुश्किल इसलिए क्योंकि लिमिटेड टाइम में काफी मुद्दे करना थोड़ा सा मेरे लिए समस्या बनने वाला है। इस पेपर में मैं मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ और मानव अधिकारों की शिक्षा का भारत में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जमीनी स्तर पर इसका कितना ज्ञान है, इन सब पे चर्चा करूंगा। तो मानव अधिकार में मैं सबसे पहले अधिकारों को डिफाइन करना चाहता हूं कि अधिकार का आशय क्या है। अधिकार वे सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को जीने के लिए, उसके व्यक्तित्व को पुष्पित और पल्वित करने के लिए आवश्यक है। आरजे बेसेंट सर इस पे कहते हैं कि मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं, और इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है। वहीं पर अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि मानव अधिकार शिक्षा लोगों को सशक्त बनाने का एक तरीका है जिससे वे कौशल और व्यवहार बना सकते हैं, जो न केवल व्यक्ति विशेष बल्कि समुदाय, समाज और दुनिया भर में गरिमा और समानता को बढ़ावा देगा। तो मैं यही कहूंगा कि मानव अधिकारों की शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में उतना ही महत्व है जितना कि मानव के अधिकारों का, क्योंकि जब तक मानव अधिकार की शिक्षा नहीं होगी तब तक अधिकारों का मिलना ठीक वैसे ही मुश्किल होगा जैसे कि एक मनमाने ढंग से सरकार चलाने वाले देश में संविधान होने के बावजूद भी संविधानवाद की अवधारणा का ना पाया जाना। पेपर की भाषा मैंने बहुत ही सरल रखी थी, और मुख्य उद्देश्य मैं जैसे कि बता चुका हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास भारत में मानव अधिकार की शिक्षा को हम कैसे लागू कर सकें उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को और मानव अधिकारों की शिक्षा पर बात शुरू करना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, जैसा कि धर्मेंद्र सर ने बताया था कि ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध की बाद आई। ये वो समय था जब हजारों की तादाद में दूसरे देशों ने युद्ध बंदियों को अपने यहाँ रख रखा था। 10 दिसंबर 1948 को इसको अंगीकार किया गया, जिसके अनुच्छेद 26(2) में लिखा हुआ है, शिक्षा का उद्देश्य होगा मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास और मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान की पुष्टि। शिक्षा द्वारा राष्ट्रों, जातियों अथवा धार्मिक समूहों के बीच आपसी सद्भावना, सहिष्णुता और मैत्री का विकास होगा, और शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्रों की प्रयत्नों को आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मानव अधिकारों की शिक्षा
शिक्षा पाने के अधिकार का ही अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य कभी भी सिर्फ पेशेवर व्यक्ति पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा हमेशा गुणवत्तापूर्ण हो। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब होती है तो सब नागरिकों का निर्माण होता है। और ऐसी शिक्षा जिसमें मानव अधिकारों की शिक्षा शामिल ना हो, वो निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं हो। दूसरा, यहाँ ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि मानव अधिकारों की शिक्षा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हम अपने अधिकारों को पाएं, बल्कि इसलिए भी जरूरी है जिससे कि हम दूसरे के अधिकारों का ना हनन करें और ना ही उल्लंघन करें। क्योंकि जैसे ही मनुष्य प्रकृति में जन्म लेता है तो उसको जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष, समुदाय, इन सब से ऊपर उठ करके एक बराबरी, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के बाद 1993 की वियना घोषणा को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा। 1993 की वियना घोषणा का जो कार्यक्रम था, उसके अनुच्छेद 33 धारा 1 में कहा गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस लाइन को, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध हैं कि शिक्षा को मजबूत करना है जिससे कि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान हो। जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय शपथ और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों में निर्धारित किया गया है। तो हम यहाँ ये बात बिल्कुल तय रूप से कह सकते हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होने के लिए उसमें मानव अधिकारों की शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए, जो कि लोगों को सशक्त बनाती है, गरीबी को दूर करती है, असमानता को दूर करती है और भेदभाव को मिटा करके एक हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौका देती है। ना केवल ये व्यक्ति विशेष, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, जो कि जरूरी है विश्व शांति के लिए और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने के लिए। विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यूनेस्को ने अपना एक अतुल्य योगदान दिया, जो कि एक अन्वेषण का मुद्दा है, मैं उसको यहाँ चर्चा में लाना चाहूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा जो भी ऑडियंस है उन्हें यूनेस्को के बारे में पता है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। यूनेस्को और मानव अधिकारों की शिक्षा, जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन शुरू होता है, वहां से इनका रिश्ता बन जाता है। लेकिन जब साल 1995 से लेकर के 2004 तक को मानव अधिकार की शिक्षा का दशक घोषित किया गया, तब से यूनेस्को का जो रोल था वो सेंट्रल हो गया। और साल 2015 में एक वैश्विक आंदोलन शुरू किया था यूनेस्को ने, एजुकेशन फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल जो आंदोलन था, उसका उद्देश्य था कि सभी बच्चों, युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों को पूरा किया जाए। तो सीखने की जरूरतें बहुत सारी हो सकती हैं, कुछ को पूरा करने के लिए यूनेस्को ने प्रयास किए और वो काफी हद तक सफल भी रहे। यूनेस्को के शब्दों में मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यूनेस्को ने लिखा है, शिक्षा जीवन को बदल देती है और यह शांति का निर्माण करने, गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को चलाने के लिए यूनेस्को के मिशन में केंद्रित है। यूनेस्को का मानना है कि शिक्षा जीवन भर सभी के लिए एक मानव अधिकार है। यहाँ एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन भर। भारत में भी पहले एक नारा चला करता था, पढ़ने की कोई उम्र नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं। तो एक बात तय है कि उम्र कभी शिक्षा लेने का दायरा नहीं हो सकता। और यूनेस्को ने ये भी लिखा है कि मानवीय अधिकारों की शिक्षा जब शामिल हो जाती है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, जो कि हमारे करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। तो सतत विकास लक्ष्य 4 है, वहां पर 2030 तक यूनेस्को ने अपना एजेंडा सेट किया हुआ है, उस पर ये अभी काम कर रहे हैं। यूनेस्को के बाद अब मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जब भारत ने गुलामी की जंजीरों से 1947 में मुक्ति पाई, तो उसके बाद हमने क्या प्रयास किए, क्योंकि ये
समझना बहुत आसान होगा कि हमारे पुराने प्रयास क्या हैं, फिर जमीनी हकीकत क्या है और अब हम क्या करें। सबसे पहले जब हमारा संविधान का निर्माण किया गया तो उसके भाग 3 में मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में रखा गया और कुछ एक मानव अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से भाग 4 में रखा गया। यहां एक बात और समझना जरूरी है, 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसको भारत ने 1978 में साइन किया और 79 में हमने उसको रेटिफाई किया। बेसिकली उसमें है क्या कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो यूनाइटेड नेशन की कमेटी है ह्यूमन राइट्स कमेटी। ह्यूमन राइट्स कमेटी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को अलग अलग देशों के सापेक्ष में देखती है। तो इस ट्रीटी पर जो भी देश साइन करते हैं उनके संविधान में मानव अधिकारों का जिक्र हो या ना हो, उन्हें ये अधिकार जनता को सुनिश्चित कराना है, ऐसा ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम 21 साल पहले ही जब हमारा संविधान बना तो इसको रख चुके थे, जबकि हमने इसको रेटिफाई बाद में किया। अन्य देशों ने रेटिफाई किया, कुछ ने अपने संविधान में से शामिल किया और जिनके संविधान में शामिल नहीं है वो भी इसको फॉलो करते हैं। 47 का दौर गुजरा, 1948 आया, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। 49 में इसकी रिपोर्ट आई थी जिसका मुख्य बिंदु था कि उच्च शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कौशलपूर्ण मस्तिष्क प्रदान करे। अब कौशलपूर्ण मस्तिष्क अपने आप में एक बड़ा विषय हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर व्यक्ति को मानव अधिकारों की प्राप्ति नहीं हुई है तो ना तो मस्तिष्क शांत हो सकता है, ना ही पूरी तरह से परिपक्व हो सकता है। और जो मस्तिष्क शांत ना हो, परिपक्व ना हो, वो मस्तिष्क कौशलपूर्ण नहीं बन सकता। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बाद 1952 में मुदलियर कमीशन आया। मुदलियर जी के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, जिसको हम मुदलियर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग ने भी एक मुख्य बात कही कि शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों से भरपूर नागरिकता का निर्माण करना होगा। अब जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो मूल्य संविधानवाद के मूल्य भी है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि हो सकता है कि कहीं संविधान हो लेकिन संविधानवाद ना हो। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने के लिए, मानव संबंधी बुनियादी ज्ञान के लिए ये जरूरी है कि हमें उन मूल्यों का ज्ञान हो, और मूल्यों के ज्ञान के लिए जरूरी है कि मानव अधिकारों की शिक्षा दी जाए। 1952 के बाद लगभग एक दशक से ज्यादा गुजरा और कोठारी जी के नेतृत्व में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। रिपोर्ट 1966 में रखी गई जिसमें 22 सिफारिशें थी। उनमें सीधे तौर पे कहीं मानव अधिकारों की बात नहीं की जाती है, लेकिन जो उनका मुख्य उद्देश्य था कोठारी कमीशन का, राष्ट्र निर्माण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय विकास, सामाजिक और भावनात्मक एकीकरण, इन सबको हम पढ़ के ये समझ सकते हैं कि इन शब्दों में निहित है कि मानव अधिकारों की शिक्षा भी सभी के लिए अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी हम इन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। 1968 में देश की पहली शिक्षा नीति बनी, जो कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर भी कहीं ना कहीं तक आधारित थी। 1968 की जो व्यापक शिक्षा नीति थी उसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर प्रशिक्षण की बात की। तो यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि शिक्षक जो हो वो प्रशिक्षित हो। अगर शिक्षित सही तरह से प्रशिक्षित नहीं है तो जैसा कि प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सर ने कहा था कि या तो वन वे कम्युनिकेशन होगा, या रिफ्लेक्टिविटी नहीं होगी, या फिर ज्वाइंट एफर्ट्स नहीं होगी। और जब ऐसा नहीं होगा तो शिक्षा पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और शिक्षा पे पड़ेगा तो मानव अधिकारों की शिक्षा पे भी पड़ना तय है। 1986 में
दूसरी शिक्षा नीति आई जिसमें बालिका परिवर्तन, पिछड़े वर्गों के उन्नयन, मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए विशेष स्कूल, आदिवासियों के लिए भी शिक्षा, और उच्च शिक्षा में योग्यता सूची, प्रवेश आदि पर उसमें चर्चा की गई। तो इन सबको पढ़ के भी ये पता चलता है कि जैसे जैसे देश में नई शिक्षा नीति आती गई, सीधे तौर पे मानव अधिकारों की शिक्षा क्यों हो, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इनके बारे में ज्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन उनका जो उद्देश्य है, उद्देश्य को पढ़ने पे ही हम जरूर कह सकते हैं कि ये उसका एक अभिन्न अंग है। बाद में भी बहुत सारी समितियां बनी जिनमें मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। 90 के दशक में श्री राममूर्ति जी के अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। चभड़ जी के नेतृत्व में भी एक समिति बनाई गई थी। जो चभड़ समिति थी उसमें 5 सार्वभौमिक मूल्यों पर बात की गई, और वो 5 मूल्य हैं: सत्य, धार्मिक आचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा। और ये 5 मूल्य अगर आप देखेंगे, इनको समझेंगे, तो ये पाएंगे कि ये मानव अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है। सन 2002 आता है, विधि आयोग की सिफारिश थी, उसके आधार पर 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 6 से लेकर के 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी। अब यहाँ जो अनिवार्य शब्द है, ये अनिवार्यता पेरेंट्स के ऊपर नहीं थोपी गई, ये अनिवार्यता राज्य के ऊपर थी। क्योंकि जो अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, 51A में कहा हुआ था कि ये माता पिता का नैतिक उत्तरदायित्व। तो बेसिकली 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। मैं अब अपने सर्वे पे जाना चाहूंगा। ये सर्वे मैंने एक बुंदेलखंड के आंचल में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, ललितपुर के मैंने 10 स्कूल के 300 विद्यार्थियों पर सर्वे किया। उसमें 2 पेपर थे, एक ऑब्जेक्टिव था और दूसरा सब्जेक्टिव था। मैं उनके क्वेश्चन पढ़ता हूं और बच्चों के रेस्पॉन्स मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ, बच्चों से हमें क्या पता चला। मेरा पहला सवाल था ऑब्जेक्टिव कि क्या टीचर द्वारा छात्र की पिटाई सही है। 18% बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सही है, बाकी के बच्चे कह रहे हैं सही नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता चलती है कि अभी भी 18% भी बहुत बड़ा नंबर होता है, कि बहुत से बच्चे ये मानते हैं कि बिना डंडे के वो नहीं पढ़ेंगे। दूसरा सवाल था कि क्या आप मानव अधिकारों के बारे में जानते हैं। 70% बच्चों ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। ये 11-12 के स्टूडेंट्स थे 350। 30% स्टूडेंट्स ने ये कहा कि वो नहीं जानते, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल एक बड़ा लेवल हो जाता है, उस समय मानव अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। उसी समय 18 की एज में एंटर करते हैं। अगला मेरा प्रश्न था कि क्या आपने सार्वभौम घोषणा जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसको सुना है। सिर्फ 10% बच्चों ने सुना है, बाकी बच्चों ने नहीं सुना। दूसरा मैंने क्या आपने उसको पढ़ा भी है, तो 10% बच्चे कह रहे हैं कि मैंने सार्वभौम घोषणा को सुना है, लेकिन सिर्फ 5% बच्चे ये कहते हैं कि उन्होंने उसको पढ़ा भी है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि जब उनसे पूछा गया कि मानव अधिकारों को क्या स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, तो बच्चे भी इस बात से सहमत हैं। 90% बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया कि हाँ पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा सब्जेक्टिव था, बच्चों को लिख के आंसर देना था। पहला मैंने प्रश्न किया था कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को समझाइए। लगभग 30% बच्चों के उत्तर स्पष्ट थे। दूसरा मैंने प्रश्न किया कि 2 मौलिक अधिकारों के नाम लिखो। 80% बच्चे नाम लिख दिए। अब हो सकता है कि एनसीईआरटी के पीछे लिखे रहते हैं मौलिक अधिकार, तो वहां से उन्होंने नाम लिख दिए। तीसरा और मेरा अंतिम प्रश्न था कि जीवन की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करें, आप उससे क्या समझते। तो सिर्फ 5% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जीवन की गरिमा होती क्या है उसको वो परिभाषित कर पाए। और इस सर्वे में मैंने जब साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को अलग अलग किया, तो मैंने देखा कि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका मानव अधिकारों और व्यवहारिक जीवन में वो प्रयोग से कम परिचित हैं, जबकि आर्ट वाले स्टूडेंट्स को उनका थोड़ी अवेयरनेस ज्यादा है।
अब नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हम अदर डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स भी आर्ट के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उनको पढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब यहाँ मैं चर्चा करना चाहूंगा, मैं 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा, कि भारत में मानव अधिकारों की शिक्षा की जरूरत आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक प्रमुख अधिकार है, सबको इसके बारे में जानकारी है। लेकिन भारत में क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जब 2020 में अपना प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया, जिसमें कि हम 2016 से 2020 तक में हम डाउन पे आए हैं। पहले हमारा 133वां स्थान था, अब हम 142 पे आ चुके हैं। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अपनी वेबसाइट पे इस सूचकांक को जारी करते हुए कहा कि 2018 में 4 पत्रकारों को मारा गया, पुलिस द्वारा पत्रकारों पे लाठीचार्ज किया गया। हालांकि ये भी एक मुद्दे का विषय है। नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है, उसके जो पैरामीटर्स हैं उन पर एक बार फिर से विचार होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार में ही हो रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात से ही भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने के प्रयास विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए हैं। इसमें 1975 जो के हनन के दूसरी रिपोर्ट आई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, लोकतंत्र सूचकांक 2014 से 2019 तक में 27 पायदान नीचे गिरे हैं। और अभी हाल ही में यूएस फ्रीडम हाउस फ्री पार्टली फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया। और कल परसों एक रिपोर्ट आई है, स्वीडन बेस्ड एजेंसी है वी डैम रिपोर्ट, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। उसमें हम कहते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसमें कहा गया है कि नाउ इंडिया इज इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मतलब चुनाव निरंकुश एक तंत्र बन के रह गया है। तो 119 स्थान पे हम 2010 में हुआ। ये अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जारी करती हैं। कोई ये भी कह सकता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कुछ चंद लोगों के आंकड़े से डिफाइन नहीं कर सकते। तो मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा यहाँ पर रखना चाहता हूँ। औरतों से संबंधित अपराध हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2018 पॉक्सो के 1851 केस थे, दिल्ली ने टॉप किया था इसमें। इसके बाद हरियाणा था 36। क्राइम रेट चिल्ड्रंस के लिए रेगुलर इंक्रीज हो रही है। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बाल सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको नहीं कर पा रहे हैं। और इन आंकड़ों का ये भी है कि जितने भी बाल अपराध, इनमें परिवार के किसी सदस्य का, और जहां तक महिलाओं के अधिकार की बात है तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। गांव में प्रधान पति होता है, प्रधान महिला बनती है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकलती। पूरा प्रधानी का जितना भी दारोमदार होता है वो उनका पति संभालता है। तो ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो ये सब जो भी मैंने सर्वे किया, यूनाइटेड नेशन यूनेस्को का डेटा रखा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा रखा, तो इससे कि मानव अधिकार और इनकी शिक्षा न केवल राज्य बल्कि वैश्विक स्तर का विषय है, जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत द्वारा उठाए गए प्रयास सराहनीय है, परंतु पर्याप्त नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यूनेस्को और अन्य संगठनों द्वारा सभी सदस्यों के सहयोग से योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात यह भी होगी कि यूएन का जितने भी वैश्विक स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के संगठन हो, सरकारें हों, उनका आपस में तालमेल हो, क्योंकि बिना तालमेल के एक बड़ा गोल होगा जो कि संभव नहीं है। और मानव अधिकारों की जागरूकता, आवाज आ नहीं रही है। मैं 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, जो रखते हैं चाहत आसमां को छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती गिर जाने की। धन्यवाद।
शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, आपने इस पूरे विमर्श को बहुत ऐतिहासिक करके एक लंबे वितान में देखा है। कैसे इसका उद्भव हुआ, फिर कैसे शक्ल पाया, फिर वो हिंदुस्तान में आकर कैसे रूप लिया, ये हमारे श्रोताओं को मिलने का, देखने का, रूबरू होने का मौका मिला। दूसरी बात ये भी है कि कैसे कैसे आपने स्थापित किया इसको आयोगों में, समितियों में, और फिर उसको नई शिक्षा नीति के साथ जोड़ा। इसके साथ ही आपने एक मैदानी अध्ययन का अपना अध्ययन जोड़ा और वहां से पर्सपेक्टिव का निर्माण करते हुए आगे के परिप्रेक्ष्य क्या रखा जाएगा, क्या सामने है 2020 की नीति में, क्या परिप्रेक्ष्य बनता है और क्या संभावनाएं हैं उसकी, उसका आपने पूरा वितान लिया है। और इसके साथ यह भी कि जो मानव अधिकार का मामला है वो एक तरह के जैकेट में बंद नहीं है, वो एक तरह के परिसर में बंद नहीं है, बल्कि इसका फैलाव बहुत अक्रॉस द विषय जाता है। यहाँ तक आपने पहुंचाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपके इस प्रस्तुति के बाद हमारे श्रोताओं के सामने कई प्रश्न उमड़ रहे होंगे। तो एक प्रश्न जो है वो इनके समक्ष रखा जाए। इन्होंने सर मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन मांगी है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ह्यूमन राइट्स के बारे में कितना ज्ञान होता है। तो यहाँ मैं यही कहूंगा कि मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला ही, मैं उन लोगों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। और हालांकि व्यक्तिगत ओपिनियन यहाँ मायने नहीं रखती, यहाँ फैक्ट्स मायने रखते हैं। फैक्ट्स ये हैं कि हमारे देश में ऐसा माना जाता है कि जो पढ़ने में अच्छा होता है वो साइंस ले लेता है, बीएससी करता है, बीटेक करता है। जो पढ़ने में थोड़ा कमजोर होता है वो आर्ट में जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये फैक्ट है, हमें उसको मानना चाहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स सोशल साइंस से रिलेटेड चीजों से कम परिचित होते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत तौर पे ना इसमें कोई सुझाव दिया जा सकता है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये कहा जा सकता है। शुक्रिया कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार पटेरिया जी हैं हमारे साथ बने हुए। जी सर, मैं बना रहूंगा आपके साथ। एक सामयिक जरूरत आ गई है थोड़े परिवर्तन की। वो ये है कि उनके साथ जुड़ने में कुछ तकनीकी व्यवधान उत्पन्न हो गया है। जी सर। तो अब इस समय का इस्तेमाल हम इस रूप में करते हैं कि अभी तक कुछ और प्रश्न आ गए हैं आपके लिए, तो उन प्रश्नों का आप जवाब देना चाहेंगे? जी सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा। हमारी मांग भी है, परिस्थिति की अनुमति तो अनिवार्य हो जाता है। और वैसे भी प्रश्नोत्तर के बगैर सेशन का ना तो प्रस्तुता को मजा आता है और ना ही सुनने वाले को। जी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स छूट जाते हैं, वो प्रश्न के माध्यम से भी कवर होते हैं। मोना कुमारी का सर सवाल है, कैन यू प्लीज कमेंट ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन ललितपुर वेयर यू डिड सर्वे। तो मोना कुमारी बेसिकली ये जानना चाह रही हैं कि ललितपुर में मानव अधिकारों का हनन का मुद्दा जो है वो कैसे देखता हूं। क्योंकि आपका वो मैदानी अध्ययन का क्षेत्र शायद है, इसलिए भी वो प्रश्न वहां से है। हाँ, मैं सर एक बात यहाँ हाईलाइट करूंगा। प्रोफेसर कृष्ण कुमार का जो डिस्ट्रिक्ट है टीकमगढ़, वो ललितपुर से सटा हुआ है। उन्होंने काफी रिसर्च की उस एरिया में, पूरे बुंदेलखंड के एरिया में। और राममूर्ति सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने एकलव्य के माध्यम से बुंदेलखंड के क्षेत्र में उन्होंने भी काम किया, तो उनका रिसर्च उसमें ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहूंगा कि ललितपुर ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। एक केस ऐसा है ललितपुर का जो अभी चर्चा में है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। वो ये है तिवारी जी, जिनपे SC/ST एक्ट और रेप चार्जेज में उन्हें आगरा जेल में रखा गया। वो ललितपुर से ही हैं और 20 साल तक किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ही प्रूव नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन 20 साल तक वो जेल में रहे। और आखिरकार जेल अथॉरिटीज ने खुद जब डिमांड की कि इनको रिहा किया जाए, उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका है,
उनके घर में सिर्फ उनका छोटा भाई बचे हैं, उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, सभी का देहांत हो चुका है। तो ऐसे केस हैं। ऐसे केस जब हमारे सामने आते हैं तो हमें एक बात पता चलती है कि बहुत सारे दोषी छूट जा रहे हैं और ऐसे भी निर्दोष हैं जो कि जेलों में है। ये उत्तरदायित्व राज्य का है। ये जेल के मैनुअल में लिखा होता है, ये बात मेंशन होती है कि अगर अपील करने के लिए कोई नहीं है तो अपील की जाए, लेकिन 20 साल तक वो जेल में रहे, किसी ने अपील नहीं की, तो वो भी ललितपुर से ही है। हाँ, कोई और सवाल अगर किसी का हो तो वो कमेंट में, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। कृष्ण कुमार जी, जी सर। एक सवाल नहीं है, वो एक तरह से जिज्ञासा किस्म का है। वो ये है कि क्या ऐसे भी इश्यूज हैं जो वहाँ मानवाधिकार की पहचानी गई श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, पर उसका उल्लंघन हो रहा है, और उसको अगर हम निकले अधिकार के श्रेणी, परिभाषित श्रेणी से बाहर, तो उसको वो संबोध्य क्षेत्र में आने वाले चीज हैं। ऐसा कुछ आपको काम करते हुए इसका साबका हुआ? हाँ जी सर, बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो कि सीधे तौर पे जो परिभाषा दी गई, राजनीतिक परिभाषा हो या सामाजिक परिभाषा हो, तो उसमें मानव अधिकारों की बात नहीं होती, लेकिन वो मानव अधिकार हैं भी और उनका हनन भी होता है। इवन मैं यहाँ तक कहूंगा, अगर हम भारत में देखें तो जो चुनाव है, सरकार चुनने का लोकतांत्रिक तरीका है, वहां पर जनता केवल वोट डालने का माध्यम बन चुकी है कि आप वोट डालो, नेताजी को कुर्सी पे बैठाओ और अगले 5 साल तक वेट करो, जैसे भी काम करो। तो मैं उनमें अलग अलग तो नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो राजनीतिक विषय हो जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पे ऐसे कई मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे मानवाधिकार से संबंधित नहीं है, पर उनका हनन होता है। और वो हनन परिवार के अंदर भी होता है, समाज के अंदर भी होता है, राजनीतिक रूप से भी होता है और परिवार के सदस्यों के द्वारा भी होता है। जी सर। एक सवाल आया है रितेश कुमार जी का। क्या वर्तमान में सरकारों द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया था कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों को सरकारी कामकाजों में जगह नहीं दी जाएगी, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के क्षेत्र में ध्यान रखा जाएगा, या सरकारी ठेके में उनको जगह नहीं दी जाएगी। एक तरह से धमकाने जैसा है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? सर, मैं सीधे तौर पे किसी सरकार का नाम तो नहीं लूंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जनता को अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। अगर कोई समस्या होती है और जब विपक्ष आवाज नहीं उठाता उसकी, क्योंकि देखने में आ रहा है कि विपक्ष पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाता है, जबकि विपक्ष का काम संसद को छोड़ना नहीं है, संसद में जनता के सवाल उठाना है अगर सरकार कुछ गलत करती है। और जब ऐसा नहीं होता है तो जनता विपक्ष का रोल खुद अपने हाथ में लेती है, और जब जनता विपक्ष का रोल लेती है तो कहीं छात्र धरने पे जाते हैं, कहीं किसान धरने पे जाते हैं, कहीं महिलाएं धरने पे जाती हैं, और जब उन पर लाठी चार्ज होता है तो वो, मैं यही कहूंगा कि सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 1975 का काला दौर भी हिंदुस्तान में हमेशा याद रखा जाएगा गलत तौर पे, और उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए सर। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। एक अगला सवाल है मोना कुमारी जी का। हाउ डू यू सी द रोल्स ऑफ टीचर इन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन? हाँ, मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल अच्छे से देता, लेकिन मैं मोना जी से ये कहूंगा कि धर्मेंद्र कुमार सर ने इसको बहुत ही विस्तार के तौर पे कवर किया है। जो नई शिक्षा नीति आई 2020 की, उसमें भी टीचर को सेंट्रल रोल रखा गया। हालांकि एक बात यहाँ मैं जरूर कहूंगा कि शिक्षक का काम है कि कम्युनिकेशन बनवे ना हो, ज्वाइंट एफर्ट हो, रिफ्लेक्टिव हो, इंटरेक्टिव हो। ये सारी बातें धर्मेंद्र कुमार प्रोफेसर जी कह चुके हैं।
एक बात उन्होंने नहीं की, मैं उस बात को ऐड करूंगा कि शिक्षक को अध्यापन ही करने दिया जाए। अगर वो पोलियो की दवा पिलाते रहेंगे या चुनाव करवाते रहेंगे तो उससे शिक्षण कार्य में बाधा होती है। उसके लिए कोई और मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सलाह है भारत सरकार को कि शिक्षक को सिर्फ अध्यापन ही करने दें, दूसरी चीजों में शामिल ना करें। कृष्ण कुमार जी, एक और सवाल है अविनाश गौरव जी का। वो दो दो तरह की चीजों में वो तुलना चाह रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ICCPR एंड ICESCR? अनुष्का जी भी आ चुकी हैं सर, तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर करूंगा और इस क्वेश्चन के आंसर के बाद अनुष्का जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुष्का जी को प्रेजेंट करने का मौका दिया जाए और उसके बाद में जब जरूर। सेशन एंड हो जाएगा तो अगर और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर दूंगा। लेकिन अभी मैं अविनाश जी, ये BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनका जो सवाल है ICCPR, इसको ये होता है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसकी मैंने बात की थी कि भारत ने 1978 में इस पर साइन किया था और 79 में रेटिफाई किया था। ICESCR जो है, इसकी मैंने चर्चा नहीं की। ये है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो दोनों को शामिल किया जाना चाहिए और दोनों ही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन से आते हैं। जी सर। धन्यवाद कृष्ण कुमार जी। और आगे का सवाल हम सेशन जैसा आपने सुझाव दिया। अच्छा, केके जी के लिए सवाल है और वो है, केके जी हमारे साथ बने हुए हैं? कृष्ण कुमार जी बने हुए हैं क्या? जी सर। हाँ, आपके लिए सवाल है और अविनाश गौरव जी का ही सवाल है, जो पहले भी सवाल कर चुके हैं, पर ये दूसरा सवाल है। तो मैं क्या आपके लिए पढ़ दूं? हिंदी में सवाल है लेकिन लिखा हुआ है रोमन लिपि में, तो थोड़ा मैं अटक अटक कर पढ़ता हूं, पर कोशिश करता हूं। रोमन पढ़ने का अभ्यास नहीं है हिंदी में ना, तो हिंदी को हिंदी में ही पढ़ने का अभ्यास है, तो मैं अटक अटक कर पढ़ूंगा। ये है जी सर, प्लीज। कि जब जब हम विद्यालय में ह्यूमैनिटीज के विषय में पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव नौकरी के एग्जाम में क्या है, एग्जाम में, गणित तथा, सर अच्छा, मैं गणित तथा क्वेश्चन कर दूं अगर विज्ञान आपको के थोड़ा। प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ये सवाल है एक गौरव जी का। दूसरा उन्हीं का सवाल इससे पहले है, वो है कि जब हम, अच्छा, नहीं नहीं वही सवाल है, शायद उनको उन्होंने सुधार कर, कुछ छूट गया था शायद, उसको सुधार कर उन्होंने पूछा है। तो क्या इसका आप उत्तर देना चाहेंगे कृष्ण कुमार जी जी? सर, ये गौरव जी ने फॉरवर्ड किया है, ये यूट्यूब से क्वेश्चन लिया गया है सुमित जी का। तो मैं अच्छा यहाँ पर अच्छा। यही कहूँगा कि ये सिर्फ ह्यूमैनिटीज वालों के लिए नहीं है कि उन्हें गणित पढ़नी पड़ती है, गणित वालों को भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। आपने बीटेक किया हुआ हो, लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। ये सबके लिए है। और एक यहाँ पर मैं बात कहना चाहूंगा, ये थोड़ा विडंबना का विषय है कि हमारा जो एकेडमिक में पढ़ाया जाता है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम का पैटर्न होता है, जैसे 11वीं 12वीं में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब IIT JEE नीट जैसे एग्जाम देते हैं तो वहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। अगर ये दोनों एक जैसा हो तो शायद ये बीच में कोचिंग सेंटर्स का जो मार्केट है ये बंद हो जाएगा। यहाँ पर यही कहूंगा सर। अगर आपकी इजाजत हो तो एक प्रश्न और है सर, मैं उसको और लेना चाहूंगा। कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। आप प्रश्नों के प्रति स्वागत पूर्ण रवैया रखते हैं, तो ये तो बहुत ही स्वागत पूर्ण कदम है। जी धन्यवाद सर। श्वेता जी का सवाल है कि वो ये पूछना चाहती हैं कि इक्वलिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, दूसरी तरफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन सेक्टर है, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है?
श्वेता जी, मैं आपसे यहाँ पर ये कहूंगा कि एजुकेशन सेक्टर ही नहीं, राइट टू इक्वलिटी और रिजर्वेशन को टेक्निकली कॉन्ट्राडिक्टरी आप कह सकती हैं, लेकिन अगर इसको हम लार्जर सेंस में देखें तो एक होता है इक्वलिटी, एक होती है इक्विटी। इक्विटी जस्टिस और फेयरनेस की बात करती है हमेशा। तो समाज का वो वर्ग जो सोशली, एजुकेशनली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उस सेंस में रिजर्वेशन जस्टिफाई होता है पूरी तरह से। अगर सर अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं सर। मुझे लगता है कि अब और प्रश्न है नहीं, और ये सेशन काफी लंबा चला है। मैं अपने दोनों प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में, जिस समय विचार को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है और एक खास तरह के प्रैग्मेटिज्म के गिरफ्त में हम आ रहे हैं, एक तरह के प्रयोजनवादी काम करने और कार्यशील ज्यादा होने का, एक तरह की गतिशीलता के शिकार होते जा रहे हैं, त्वरा का शिकार होते जा रहे हैं, वैसे समय में चिंतन के लिए फुर्सत निकालना, और हमारे दो स्कॉलर्स आकर उन्होंने अपने विचार रखे और हमारे श्रोताओं को अपने विचार से अवगत कराया, और इसके पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसको रखा, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रखा, पॉलिसी के परिप्रेक्ष्य में रखा, आयोगों के परिप्रेक्ष्य में रखा, पाठ्यचर्याओं का के पक्ष में रखा, तो देखें कि इसका परिसर बहुत लंबा, बहुत बड़ा और बहुत विस्तृत था, और उससे हमें बहुत सीखने को मिला। प्रश्न बताते हैं कि लोग उकसे हैं उनके प्रेजेंटेशन से और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। बहुत सारे बीच में तकनीकी बाधाएं आई हैं जो कि हमारे बस की बात नहीं थी, उससे जो रस भंग हुआ और असुविधा हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सब लोगों का, रामनिवास सर का, राममूर्ति सर का, कृष्ण कुमार जी का और रश्मि जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों का शुक्रिया।